नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटतरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व इस विषय की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति को समृद्ध बनना चाहिए। व्यक्ति जिसका अंग है ऐसे कुटुंब को समृद्ध बनना चाहिए। हमारा समाज समृद्ध होना चाहिए। हमारा देश समृद्ध बनना चाहिए। समृद्धि की आकांक्षा सबको करनी चाहिए, परंतु यह समृद्धि दो बातों की अपेक्षा करती है। दो बातों का विचार उसके साथ करना चाहिए। एक, यह समृद्धि चिरकालीन होनी चाहिए। ने अभी तो हम समृद्ध बन गए, परंतु इस प्रकार से बने कि बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाएगी, या समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे पास स्रोत नहीं रहेंगे। तो ऐसी समृद्धि से तो कोई अर्थ नहीं पूर्ण होता। इसलिए चिरकालीन समृद्धि बने रहना ये एक पक्ष है। आज इस शब्द का इस संकल्पना का बहुत ही महत्व है। सस्टेनेबिलिटी, ये शब्द तो हम बहुत सुनते हैं। सस्टेनेबिलिटी माने चिरकाल रहने वाली, बनी रहने वाली, जल्दी नष्ट नहीं होने वाली, इसको कहते हैं सस्टेनेबल। जो धारणा क्षम है। अब मजेदार बात यह है कि धारणा क्षम कहते ही वो धर्म के अनुकूल है, ये तो अपने आप सिद्ध होता है। विचित्रता इस बात की है कि हम सस्टेनेबिलिटी इस शब्द का तो प्रयोग करते हैं, धारणा क्षम इस शब्द का तो प्रयोग करते हैं, परंतु धारणा करने वाला तत्व धर्म ही है। और इसलिए धारण क्षम या सस्टेनेबल कहना, ये धर्म के अनुकूल अर्थशास्त्र कहना यही है। इस बात को हम मानते नहीं, जानते नहीं। खैर, इस विषय को अलग रखकर हमें चिरकालीन समृद्धि इस पक्ष का विचार तो करना ही होगा। दूसरा, वह किस कारण से चिरकालीन बना रहेगा, तो दो बातें ध्यान में आती है। एक, उपभोक्ता का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, और दूसरा, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इट गोज विदाउट सेइंग, ये तो कहने की बात ही नहीं है। इन दो बातों की ओर तो ध्यान देना ही पड़ेगा किसी भी व्यवहार में। पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या से हम नहीं अवगत है ऐसा तो नहीं है, चिंतित नहीं है ऐसा भी नहीं है। प्रदूषण ये प्रकृति का अस्वास्थ्य है, इसलिए प्रकृति का स्वास्थ्य बना रहे। और मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है, और मनुष्य के लिए ही तो समृद्धि चाहिए। उस मनुष्य का स्वास्थ्य भी बना रहना चाहिए। ये पूर्व शर्त किसी भी प्रकार के अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक है। तो हम इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए, तीसरे मूल्य की बात हम बाद में करेंगे। अभी इन दो मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हम समृद्धि कैसे प्राप्त होती है इसका विचार करेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है, सबसे पहला सिद्धांत है, मनुष्य जीवन में दो प्रकार की उपलब्धियां होती हैं, प्राप्तियां होती हैं। उनमें से एक समृद्धि के क्षेत्र में आती है, दूसरी संस्कृति के क्षेत्र में आती है। जैसे कि भौतिक पदार्थों की प्राप्ति, ये तो समृद्धि के क्षेत्र में आती है, परंतु ज्ञान है, विविध प्रकार की कुशलता है, भावनाएं हैं, संबंध है, धर्म स्वयं है, मूल्य है, ये सब तो संस्कृति के साथ संबंधित है। भौतिक पदार्थों का उत्पादन एक पद्धति से होता है, ज्ञानार्जन
धर्मार्जन, मूल्यों की रक्षा, ये अलग पद्धति से होता है। एक संस्कृति का क्षेत्र, दूसरा समृद्धि का क्षेत्र। तो समृद्धि का क्षेत्र भौतिक पदार्थों के उत्पादन और वितरण, उपभोग, नियोजन आदि का बना हुआ है। देश की हो या कुटुंब की हो, समृद्धि की गणना भौतिक पदार्थों के उत्पादन के से ही होती है, सांस्कृतिक गतिविधियों से नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है आज की अर्थ केंद्रीय व्यवस्था का और धर्म केंद्रीय व्यवस्था का। धर्म केंद्रीय व्यवस्था का विचार करेंगे तो भौतिक पदार्थ और सांस्कृतिक गतिविधियां, इन दो को अलग करके समृद्धि का आधार भौतिक पदार्थों का उत्पादन, यही मानना चाहिए। भौतिक पदार्थों का उत्पादन जितना विपुल मात्रा में होगा, उतनी हमारी समृद्धि बढ़ेगी। ये तो बहुत साधारण सा सिद्धांत है। इसलिए हमें भौतिक पदार्थों के उत्पादन के आसपास ही अर्थशास्त्र के तत्वों का, अर्थशास्त्र के विचारों का, संकल्पनाओं का समझना शुरू करना चाहिए। तो पहला सिद्धांत हुआ, समृद्धि का आधार भौतिक पदार्थों का उत्पादन है। दूसरा आधार है श्रम मूलक उत्पादन। श्रम करके उत्पादन करना चाहिए। श्रम ये बहुत बड़ा आर्थिक मूल्य भी है और सांस्कृतिक मूल्य भी है। सांस्कृतिक मूल्य किस प्रकार है उसकी हम बाद में बात करेंगे, परंतु बहुत बड़ा आर्थिक मूल्य है। श्रम करना चाहिए। अब सब समझदार लोग कहते ही हैं कि श्रम करना चाहिए, तो श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। श्रम की प्रतिष्ठा श्रम करने से होती है। श्रम की प्रतिष्ठा, महाजन जब श्रम करने में गौरव का अनुभव करते हैं तब होती है। श्रम की प्रतिष्ठा श्रम को अनिवार्य मूल्य मानने से होती है। श्रम करने से जो पसीना आता है, जो प्रस्वेद बिंदु आते हैं, वे बिंदु मोती के समान मूल्यवान है, ऐसा मानने से होती है। श्रम की प्रतिष्ठा श्रम का गौरव करने से होती है, और गौरव जैसे अभी बताया, गुरुजन जब श्रम करते हैं तब श्रम का गौरव होता है। श्रम का गौरव करना, श्रम की प्रतिष्ठा करना, श्रम करने में सार्थकता मानना, श्रम किए बिना अपराध बोध का अनुभव करना, ये भारतीय अर्थशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है। आज हम इससे विपरीत चल रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, परंतु हम उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। अभी तो हम सूत्रों को केवल कथन कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो दूसरा है श्रम की प्रतिष्ठा, श्रम के ऊपर आधारित उत्पादन। श्रम करने में तीसरी बात, श्रम करने में हमें बहुत कुछ सहयोगी भी बनता है। दो बातें हमारे लिए सहयोगी होती है। श्रम करने में सहयोगी, हमारा श्रम करने में पर्याय नहीं। ये बात भी समझना चाहिए कि हमारे बदले में कोई श्रम करे, ऐसा नहीं। हम श्रम कर रहे हैं, हमारे साथ साथ श्रम करने में सहयोगी बन रहे हैं। ऐसी दो बातें हैं। एक है पशु और दूसरे हैं यंत्र। दोनों का अंतर तो हमारी समझ में आ ही गया होगा। यंत्र निर्जीव हैं, यंत्र मनुष्यों ने बनाए हुए साधन हैं। पशु प्रकृति द्वारा निर्मित प्राणी सृष्टि है।
ये दोनों ही श्रम करने में हमारे सहयोगी हैं। इसका अर्थ है कि अर्थार्जन में, अर्थ प्राप्ति में, उत्पादन में, भौतिक पदार्थों के उत्पादन में, मनुष्य के श्रम में ये दो सहयोगी होते हैं, पशु और यंत्र। इन दोनों का सहयोग कैसे प्राप्त करना, इसका विचार भी हमें करना चाहिए। यंत्र भारत में प्राचीन काल से आज तक उपयोग में आते रहे हैं। आज का ही यंत्र युग है ऐसा नहीं है, यंत्र युग तो पहले से है, परंतु यंत्र सहयोगी बनते थे, इसलिए उसको यंत्र युग नहीं कहते थे। वो है तो मानव का ही युग, परंतु यंत्र को हमने बहुत मूल्यवान ऐसे हमारे सहयोगी माना है। और पशु का उपयोग भी हम वेद काल से करते ही आए हैं, उनका सहयोग भी लेते ही आए हैं। इन पशु का और यंत्र का सहयोग श्रम करने में प्राप्त करना, ये किस प्रकार से सस्टेनेबिलिटी में कारण रूप होता है, इसका विचार हम अगले अध्याय में करेंगे। आप भी, हमारा निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। अभी रुकते हैं। नमस्कार।